आप सभी साथियों का अपने अच्छे से स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में मेदांता मेडिसिटी के क्रिटिकल केयर के और इंटेंसिव केयर यूनिट के चेयरमैन डॉक्टर यतिन मेहता सर और हमारे सीनियर कार्डिक सर्जन डॉक्टर संजीव सिंगला हमारे साथ हैं। डॉक्टर यतिन मेहता सर आज यहाँ पर हिसार में उपस्थित हैं क्योंकि आज शाम को मेदांता की तरफ से हिसार के क्रिटिकल केयर के डॉक्टर्स और फिजिशियन के साथ एक टॉपिक कवर किया जाएगा सेप्सिस के ऊपर, जो कि एक बहुत ही खतरनाक इशू होता है पेशेंट्स के अंदर जो आईसीयू में एडमिट रहती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको क्लैरिटी में पेशेंट की मदद कर सके, क्योंकि आप लोग ही हमारे जो विचार हैं वो रोगियों तक और जनता में लेके जा सकते हैं। ये पहली बार, हालांकि मैं गुड़गांव में काम करता हूँ और गुड़गांव में ही रहता हूँ, लेकिन ये पहली बार हिसार आया हूँ, तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही। काफ़ी हरी भरी ज़मीन है और शहर काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हिसार से हमारे पास पेशेंट्स आते रहते हैं, इसलिए इस हिसाब से मैं हिसार के डॉक्टर से बातें करता रहता हूँ। जिंदल हॉस्पिटल से भी पेशेंट आते हैं, बाकी हॉस्पिटल से भी आते हैं। डॉक्टर सिंगला इधर ओपीडी करने के लिए आते हैं, तो आईसीयू में पेशेंट्स काफ़ी आए थे। कोविड दरमियान भी बहुत मरीज़ आए हमारे पास। अभी भी कोविड का नंबर्स हैं, थोड़े बढ़ रहे हैं, इसलिए हम सबको ज़रूरी है कि थोड़ा ध्यान रखें। और मेदांता ने दो हॉस्पिटल्स ने कोविड की अच्छी सेवा की है पूरे पिछले 2 सालों में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मेदांता ने सबसे ज़्यादा किया और सरकारी अस्पताल में रोहतक मेडिकल कॉलेज ने किया। ये 2 ही जगह है जहाँ हज़ारों मरीज़ों को हमने ट्रीट किया है और काफ़ी मरीज़ उसमें काफ़ी बचे, कुछ नहीं बचे बेचारे। लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज़ वाइज हमने अपनी तरफ से जो कोशिश की, सारी हमारे पास सारी इक्विपमेंट है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक्मो वगैरह में भी मरीज़ को डालते हैं, इसलिए काफ़ी मरीज़ जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में शायद नहीं बचते वो बचे हैं और अभी भी हमारे साथ टच में है। बाकी तो मेदांता के बारे में आपको पता ही है कि टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट कार्डियक सर्जरी का है, वहाँ कार्डियोलॉजी का है, और बाकी स्पेशलिटीज़ में लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ऑर्थोपेडिक्स में काफ़ी एडवांस है हम लोग, कैंसर ट्रीटमेंट में। तो और इधर हिसार में भी मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी बढ़ रही है, वो अच्छी खुशी की बात है, क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ अच्छा है कि अगर अपने एरिया में ही रहे, क्योंकि वो फैमिली के साथ रह सकते हैं। लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद रिलेटिवली छोटी जगहों में नहीं हो पाएगी, जो मेदांता जैसे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में होती है। और इस हिसाब से ये भी बेटर है कि इतना पैसा खर्च करने के इक्विपमेंट वगैरह पे छोटी जगह में करने का शायद उतने मरीज़ फ़ायदा ना ले पाए जितना टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में हो सकता है। इसलिए ज़्यादातर इलाज इधर हो सकता है, पर जो नहीं हो सकता वो मेदांता आपके लिए सबसे कन्वीनियंट रहता है। मेरे ख्याल से मुझे बताया था कि 3.5 घंटे लगेंगे, मैं तो 3 घंटे कम में पहुंच गया। आपका रोड काफ़ी अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी है, एम्बुलेंस में भी लोग आते हैं हमारे पास। आपके कुछ सवाल है तो हम ज़रूर जवाब देंगे। मैं और डॉक्टर सिंगला दोनों हैं इधर, ये तो यहीं से है सिंगला साहब, कुछ सवाल है तो बताइए। आज मेरी शाम को मेरी टॉक है एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया और इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के दोनों सारे डॉक्टर्स को मैं बात करूंगा, क्योंकि जब सबसे बड़ा दुनिया में जो खतरा है बीमारियों में जो बढ़ रहा है वो है सेप्सिस का मतलब कि सीरियस इन्फेक्शन जिसकी वजह से बॉडी के ऑर्गन्स फेल होने शुरू हो जाए। और उसमें एक बार पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंच गया और आईसीयू में अगर एडमिशन उसका है तो 40% 50% उसका डेथ का चांस है पूरी दुनिया में, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में। और उसको कैसे कम किया जाए उसके लिए हमने दुनिया की सारी सोसाइटीज़ इकट्ठे होकर बैठ के, मैं भी उसका मेंबर था, मैं इंडिया से अकेला ही मेंबर था उसमें, काफ़ी मीटिंग्स हुई और हम लोगों ने गाइडलाइंस बनाई थी कि क्या करना चाहिए। तो अगले 5 साल तक ये गाइडलाइंस रहेंगी पूरे दुनिया में कि अगर आपको सीरियस इन्फेक्शन होता है उसको कैसे ट्रीट किया जाए और कैसे उसकी मोर्टेलिटी कम किया जाए। उसको कहते हैं सर्वाइविंग सेप्सिस गाइडलाइंस, कैसे उससे बचा जाए। इसलिए उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ।
मैं इसका एक ऑथर हूँ और पब्लिश हुआ है पेपर प्रेस्टीजियस जर्नल में इंटेंसिव केयर मेडिसिन में, और उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज शाम को। डॉक्टर साहब, आपने बात की सीरियस इन्फेक्शन की, तो कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है बट वो माइल्ड सा होता है, नॉर्मल होता है, और उसके सिम्टम्स जो है वो सीरियस इन्फेक्शन वाले भी हो सकते हैं, तो किस तरीके से पहचाना जाएगी एक नॉर्मल या माइल्ड इन्फेक्शन है या सीरियस इन्फेक्शन? देखिए, अगर आपको थोड़ा बुखार है और गला थोड़ा ख़राब है, खराश है, या कहीं आपको पैर में चोट लगी और वहाँ इन्फेक्शन हो रहा है, वो इन्हीं शुरू में माइल्ड होगा। लेकिन अगर आपने 1-2 दिन दवाइयाँ लेके और वो ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि एक बार वो हाथ से छूट गई बात तो फिर उसको बाकी बचाना मुश्किल होता है कभी कभी, क्योंकि एक बार ऑर्गन अगर फेल होने शुरू हो गए तो एक बहुत बड़ा स्टडी था, उसमें कुमार करके एक डॉक्टर था कनाडा से, उसका स्टडी है कि 1 घंटे की भी अगर देरी हुई एंटीबायोटिक, करेक्ट एंटीबायोटिक देने में, तो हर घंटे का डिले से उसकी चांसेस मरने के बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारे वहाँ हिंदुस्तान में आप लोग देखते ही हैं, तो केमिस्ट के पास जाएंगे, भैया मुझे ये है, कोई दवाई आप एंटीबायोटिक दे दो। सबसे बड़े डॉक्टर आपके केमिस्ट हैं, वो आपको दवाइयाँ दे देंगे, देते रहेंगे जब तक मामला बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो मेरा एडवाइस तो यही रहेगा कि 1-2 दिन में अगर माइल्ड प्रोसीन वगैरह खाने से अगर आपको दवाई नहीं बेटर होता तो डॉक्टर, किसी को लोकल डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, उसको डिसाइड कर दीजिए कि खतरा है कि नहीं है और क्या एंटीबायोटिक देना चाहिए। दूसरा, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये है कि बहुत मिसयूज़ हो रहा है एंटीबायोटिक्स का, क्योंकि लोग अपने आप लेते हैं, केमिस्ट अपने आप देते रहते हैं। इसकी वजह से हमारा जो देश है वो सबसे ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स हमारे पास होते हैं। इसलिए हमारे पास तो जो हॉस्पिटल में मरीज़ आते हैं, हम देखते हैं कि सारे दुनिया भर के एंटीबायोटिक लेके आते हैं, वो एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, जो बैक्टीरिया है। इसलिए मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स जो कहते हैं, गलत इस्तेमाल करने से वो उसका बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक का इफेक्ट बैक्टीरिया पे नहीं होगा। तो बैक्टीरिया स्मार्ट हो गए, वो बड़े उस्ताद हो गए, वो समझ गए कि कैसे एंटीबायोटिक के इफेक्ट को बाईपास किया जाए, इसलिए वो इफेक्ट नहीं होता। अब इफेक्ट नहीं होगा तो आप गलत एंटीबायोटिक देते रहेंगे, मरीज़ की बीमारी ठीक नहीं होगी, उसका बेचारे का खर्चा बढ़ता रहेगा, हॉस्पिटल ज़्यादा लंबा रहेगा, तो सबको मुश्किल होता है। इसलिए करेक्ट ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम इज़ द मेन थिंग। सेप्टिसिमिया जो ब्लड में इन्फेक्शन के कारण होता है, इसका कोई रीजन, एक नॉर्मल इन्फेक्शन होता है और एक सेप्टिक, इन दोनों में डिफरेंस कैसे है? ये सही है आपका सवाल कि जो लोकल इन्फेक्शन होगा वो लोकली इन्फेक्शन है, पर वो जब बढ़ जाता है तो वो ब्लड में स्प्रेड करेगा, और ब्लड में जब स्प्रेड करेगा तो वो बाकी ऑर्गन में भी जाके लॉन्च कर सकता है। जैसे है आपको पैर में एब्सेस पड़ा हुआ है, लेकिन वो जाके आपके हार्ट के बैल में डिपॉजिट हो सकता है, और फिर आपको सारे बदन में आपके एब्सेस बनेंगे या पस पड़ेगा, और वो फिर मुश्किल हो जाता है। बैक्टीरिया एक बार हो गया कि एक बार कल्चर आपके ब्लड में आ गया बैक्टीरिया, सीरियस बैक्टीरिया, तो वो ज़रा थोड़ी खतरे वाली बात भी होती है और उसका इलाज भी ज़्यादा लंबा चलता है। इसलिए ये सारी जो कहानी है वो इसीलिए है कि लोकल इन्फेक्शन को लोकली रोका जाए, वो बाकी बदन में स्प्रेड ना करे, जिससे मरीज़ ज़्यादा सिक ना हो। सबकी ऐसे नहीं होती। उसमें क्या होता है कि इसमें कहानी यह है कि एक बार इन्फेक्शन हुआ तो आपके बॉडी को फीवर आपको नॉर्मल आता है, आपको फीवर होगा, आपका लाल हो जाएगा, चेहरा लाल हो जाएगा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगी। ये सारा बॉडी का रिएक्शन होता है। बॉडी में केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स। अगर वो लिमिट में रहे तो अच्छा है, वो तो बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन है, वो होना भी चाहिए। लेकिन ये रिएक्शन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया फिर वो कंट्रोल के बाहर चला जाता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर डाउन हुआ तो आपकी किडनी बंद हो जाएगी, आपको स्ट्रोक आने का रिस्क रहता है, हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए वो बैलेंस रहता है। साइटोकाइन्स जो कहते हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स, वो बैलेंस, जैसे चाइनीज़ मेडिसिन में कहते हैं ना यान और यिंग, ये दोनों का बैलेंस ठीक होना चाहिए। अगर बैलेंस ख़राब हो गया तो फिर मामला सीरियस हो जाता है। इसलिए इस बैलेंस को रिस्टोर करना थेरेपी से, ट्रीटमेंट से, बाकी अगर टाइमली कर दिया तो मरीज़ ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ तो बात आगे निकल जाएगी। के लिए ब्लड टेस्ट वगैरह कौन से किए जाते हैं? देखिए, कॉमनेस तो हम लोग करते हैं कि ब्लड काउंट वगैरह करते हैं, ब्लड कल्चर्स वगैरह करेंगे, बाकी
जहाँ इन्फेक्शन होगा उसके कल्चर करने चाहिए। बाकी एडवांस थेरेपीज़ वगैरह है, एडवांस टेस्ट भी है, प्रोकैल्सिटोनिन वगैरह मार्कर होता है इन्फेक्शन का, और नए नए मार्कर्स आ रहे हैं। अभी मैंने 2 स्टडी में शुरू कर रहा हूँ, मेदांता में ही 2 नए मार्कर्स आए हैं जिसमें पता लगता है कि किस मरीज़ को ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ख़राब होने की। पर वो रिज़ल्ट अभी तो शुरू नहीं हुआ, स्टडी होने वाला है, तो वो रिज़ल्ट आएंगे 1 आध साल के बाद आएंगे। पर बड़े बहुत बायो मार्कर्स आ रहे हैं, टेस्ट आ रहे हैं जो ब्लड में टेस्ट कर लेंगे और बेड साइड टेस्ट कर लेंगे। आपके ब्लड थोड़ा सा लेके उसमें डाला, उसमें पता लगेगा कि किसको ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। जैसे RT-PCR हम करते हैं, नाक से स्वैब लिया, पता लगेगा कि इन्फेक्शन है कि नहीं। इस तरह के कोविड की वजह से काफ़ी मेडिकल फैसिलिटीज़ इंडिया में बेटर हो गई। जो फैसिलिटीज़ पहले हम सोच भी नहीं सकते थे वो काफ़ी सेंटर्स में अब आ गई हैं, ये अच्छी बात है। पेरिफेरल सेंटर्स में भी जो लैब्स वगैरह हैं वो बेटर टेस्ट अब कर रही हैं। इसका मतलब कि जल्दी रिपोर्ट्स आने शुरू होंगे और जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। सिप्टोसिपिया इंडिया में कब आना शुरू हुआ? जी, इंडिया में कब से शुरू हुआ क्या सिप्टोसिपिया इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन? ना, ये तो काफ़ी टाइम से इंडिया में तो ज़्यादा है। इन्फेक्शन के मामले में हम दुनिया के लीडर्स हैं। खुश होने की बात नहीं है, दुखी होने की बात है, लेकिन ये प्रॉब्लम फैक्ट है। उसकी वजह ये भी है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जो मैं बात करता हूँ कि बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम लोग चिकन को मोटा करने के लिए धड़ाधड़ एंटीबायोटिक देते हैं जो ह्यूमंस को देते हैं, कोलेस्ट्रेल सबसे ज़्यादा। इसी की वजह से अब कोलेस्ट्रेल रेजिस्टेंस आ गया है हिंदुस्तान में। एक गंगाराम हॉस्पिटल में स्टडी किया था जिसमें जो पानी में जो आ रहा था उनमें रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म आ रहा था। और मुंबई में स्टडी हुआ था हिंदुजा हॉस्पिटल में, उसमें ये दिखाया था कि जो हेल्दी एग्जीक्यूटिव आते हैं हेल्थ चेक के लिए, रूटीन हेल्थ चेक, जिनको कोई सिम्टम नहीं है, उनके टेस्ट किए, उनमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब वो बाहर से लेके आए, नहीं तो नॉर्मली ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हम कहते हैं अस्पताल में ज़्यादा रहेगा मरीज तो उसको होंगे, पर ये तो कम्युनिटी से लेके आए। ये खतरे वाली बात है। अगर हमारा पब्लिक हाइजीन ठीक नहीं होगा और ये मिसयूज़ एंटीबायोटिक्स का चलता रहेगा तो फिर खतरा है। डॉक्टर साहब, क्रिटिकल केयर में मेदांता कैसे अच्छा है? सबसे पहले अब अपनी शहनाई तो मैं खुद क्या बजाऊं, मैं क्रिटिकल केयर के हेड हूँ मेदांता का। ये इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल में सबसे बड़ा क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट है। 200 मेरे पास ICU बेड है और 100 HDU हाई डिपेंडेंसी है। 300 बेड अस्पताल में हिंदुस्तान में और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं इसलिए बता रहा हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शायद हूँ, पर उसमें अगर ज़मीन पे बस मरीज़ को लिटा के उसको कह रहे क्रिटिकल केयर, क्योंकि मॉनिटर एक लगा हुआ है छोटा सा, वो क्रिटिकल केयर नहीं होता। दूसरा, आप देखिए कि जो दुनिया की सबसे एडवांस इक्विपमेंट है वो हमारे पास है। हमारे डिज़ाइन जो क्रिटिकल केयर का ऐसा है कि इन्फेक्शन एक कमरे से दूसरे कमरे में दूसरे मरीज़ को नहीं जाएगा। हिंदुस्तान में ज़्यादातर ICUs में आप क्या करते हैं कि एक बड़ा सा हॉल में, जैसे इस हॉल में थोड़े से कर्टेन लगा दिए, बेड लगा दिए, मॉनिटर लगा दिया, क्या है ICU बन गया। उसमें एक नर्स अगर 2-3 मरीज़ को देख रही है तो उसी के हाथ से बैक्टीरिया जाएगा एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ के तीसरे मरीज़, ऐसे ही स्प्रेड करता है ICUs में इन्फेक्शन। हमारे वहाँ जिसका भी कल्चर पॉजिटिव किसी का भी होता है जो हाई रिस्क होता है, हम उसको आइसोलेट कर देते हैं। दूसरा, हर ICU में हमारे पास नेगेटिव प्रेशर रूम्स हैं, जो इन्फेक्टेड मरीज़ होते हैं उसमें रखते हैं, जिससे उसका जो बैक्टीरिया है उसके सांस में, उसके यूरिन में, वो उस कमरे से बाहर नहीं आए, क्योंकि हवा अंदर जा रही है। इस तरह का आइसोलेशन, हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस बहुत स्ट्रिंजेंट है। मैं इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का प्रेसिडेंट चेयरमैन भी हूँ हमारे हॉस्पिटल का, और हमारा डेटा हर मंथ हम एनालाइज करते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में हमारे पास है। देखने प्रिवेंशन, कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। जो चीज़ आप प्रिवेंट करो वही बेस्ट है। दूसरा, हम जैसे कहीं दूसरी हॉस्पिटल से मरीज़ हमारे आते हैं इमरजेंसी में, हम उनका टेस्ट करके इमीडिएटली देखते हैं, 4 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है कि इसके पास और जो उसका जो बैक्टीरिया है वो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है कि नहीं। उसको ICU में शिफ्ट करने से पहले अगर ड्रग रेजिस्टेंट उसका आ गया टेस्ट में तो हम इमीडिएटली उसको आइसोलेट कर देते हैं ICU में। केयर ज़रूर देंगे हम, पर उसकी नर्स दूसरे के मरीज़ के पास नहीं जाएगी। यही तरीका है जिससे हम ये कंट्रोल कर सकें। और बाकी सोसाइटी ने क्या करना है वो तो मैंने बताया, कम्युनिटी में क्या करना चाहिए, मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ये सारे डॉक्टर्स को बताऊंगा। आज शाम को मेरी बात है उनसे। तो ICU में कैसे फैलता है सर इन्फेक्शन? ये मैंने बोला ना, सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे सस्ता ट्रीटमेंट है हाथ की सफाई, हैंड वॉशिंग एंड हैंड क्लीनिंग। क्योंकि मोस्टली कोई भी डॉक्टर
या नर्स या फिजियोथेरेपिस्ट या डाइटिशियन एक मरीज़ को टच करके, जिसके पास इन्फेक्शन है, वो बैक्टीरिया हाथ में अपने लेके दूसरे मरीज़ को टच करेगा, वो उसको इन्फेक्शन होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट है। 5 स्टेप होते हैं हैंड हाइजीन के, वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने चाहिए। हमारा वहाँ नर्स देखती रहती है इन्फेक्शन कंट्रोल। मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म इन द हॉस्पिटल इज द डॉक्टर। नर्स तो बेचारी अपने हाथ साफ कर देगी, वो डॉक्टर सोचता है मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं क्यों करूँ अपना। मैंने कहा देखिए मैंने सब नर्सेज को कहा कि आप किसी डॉक्टर से झगड़े में मत पड़ो, डॉक्टर का नाम पूछ लो बस, और नाम पूछ के मुझे आके बता दो कि ये डॉक्टर ने कहा कि मैं नहीं करूँगा। और अब सारे हमारा कंप्लायंस बहुत अच्छा है, 90-95% हमारा कंप्लायंस के सारे लोग कर रहे हैं, अब डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर सिंगला भी करते हैं, सर्जन है, क्योंकि उनका हाथ उतना ही खराब है जितना मेरा हाथ खराब है, या नर्स का खराब है, या वार्ड बॉय का खराब है। बैक्टीरिया तो बेचारा देखता नहीं है कितना बड़ा डॉक्टर है। इसलिए हैंड हाइजीन सबसे सस्ती चीज़ है। और मैंने एक स्टडी पब्लिश किया था, बहुत वर्ल्ड के हॉस्पिटल्स में आइनिक करके एक ग्रुप है, वो इंटरनेशनल जर्नल में बहुत पब्लिश किया था कि किस तरह से 6 महीने पहले हमने सारा इन्फेक्शन का रेट देखा, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से 10 गुना ज़्यादा था अमेरिकन डेटा से। और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैंड हाइजीन, सिर्फ हाथ धोना, कुछ में कुछ खर्चा नहीं है, सबसे सस्ती चीज़ है। 6 महीने के बाद हमने डेटा एनालिसिस किया, 3 टाइम्स इम्प्रूवमेंट इंडिया की जितनी हॉस्पिटल में हमने स्टडी किया था। इसलिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और ये तो अच्छी बात है, घर पे भी अच्छी बात है। आप बाहर से आते हैं, चप्पल निकालिए, अपने जूते निकालिए, हाथ धोइए, मुंह धोइए, तब खाना खाने बैठिए, क्योंकि हाथ गंदे होंगे तो वो बैक्टीरिया अंदर जाएगा आपके। तो वही चीज़, सेम चीज़ है। स्ट्रेस प्लस कितना समय ले सकते हैं? किल है। जैसे वेदांता का जैसे काफ़ी वो है, तो इस तरीके से उसका प्रभाव कैसे? देखिए वेदांता में हमारे पास इस तरीके के इक्विपमेंट हैं जिसमें सारे हाई रिस्क पेशेंट्स हम ऑपरेट करते हैं। जैसे रूटीन पेशेंट्स तो सब पेरिफेरी में भी होते हैं, इवन हिसार में भी हो रहे हैं, पर जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, ज़्यादा आईसीयू केयर की या इक्विपमेंट जो लेटेस्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत है, वो सारे हमारे पास वेदांता में है। सारे हाई रिस्क पेशेंट जिनको हार्ट बिल्कुल कमज़ोर हैं या नसें बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं, या एक ही मरीज़ में 2-2, 3-3 प्रोसीजर होने हैं, वो सारे प्रोसीजर हम वेदांता में करते हैं। अदरवाइज़ पेरिफेरी में वो कोई जल्दी से हाथ नहीं डालता, और नहीं किए जाएँ तो सब पेशेंट का अल्टीमेटली फेट है कि उन्होंने मरना है। तो वो सारे पेशेंट को हम वहाँ पे ट्रीट करते हैं, जो पेरिफेरी में जनरली लोग नहीं करते। कॉन्सेप्ट है कि उसको सर्जरी की ज़रूरत है या बिना सर्जरी के कोई स्टेंट से या किसी और इंटरवेंशन से किया जाए, वो पूरा टीम कॉन्सेप्ट है हमारे पास वहाँ। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो, फिर शॉप करो।